हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए हिंदी पेडागोजी का कोर्स कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 7 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटीरियल। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उन्हें देखिए। उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटीरियल। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम सामग्री। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री बहुत सारी होती हैं, जिसमें से एक पाठ्य पुस्तक भी है। पाठ्य पुस्तक सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम सबसे अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद जो अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विभिन्न विधाओं, कहानी, कविता, एकांकी, जीवनी, निबंध आदि का परिचय। ठीक है, अब देखिए विभिन्न विधाओं, विधाएं क्या होती हैं? अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है तो इससे पहले का जो चैप्टर है उसमें मैंने विधाओं के बारे में बताया हुआ है, तो पहले उस वीडियो को जाकर के आप देखिए विधाएं क्या होती हैं, वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद ये पॉइंट आप पढ़ेंगे तो समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक द्वारा हम बच्चों को विभिन्न विधाओं का परिचय करवा सकते हैं। ठीक है, कहानी का, कविता का, एकांकी का, जीवनी का, निबंध आदि का। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। ठीक, इनका परिचय बच्चों को दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जीवन के विभिन्न आयामों में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग बच्चों को सिखाना। बच्चों को ये सिखाना कि जीवन के विभिन्न आयामों में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चे के भाषा प्रयोग की क्षमता में वृद्धि। पाठ्य पुस्तक द्वारा बच्चे के भाषा को प्रयोग करने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, भाषा कौशल हैं, इनको भी हम डेवलप करा सकते हैं थ्रू द टेक्स्ट बुक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शब्द भंडार में वृद्धि। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, पोएम्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, ऐसे होते हैं, यानी कि निबंध होते हैं। तो ये सब कुछ बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखेंगे बच्चे, और शब्द सीखेंगे तो उनके माध्यम से सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्नों की प्रकृति। पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न होते हैं ना हर चैप्टर के लास्ट में, तो वे भाषा को विस्तार प्रदान करें। इस टाइप के अभ्यास प्रश्न होने चाहिए जो भाषा को विस्तार प्रदान करें और जो चिंतन प्रक्रिया को बढ़ावा दें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए जिनको लेकर बच्चे सोचें, अपना माइंड यूज़ करें, चिंतन प्रक्रिया डेवलप हो उनकी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे पाठ्य पुस्तक सर्वे सर्वा नहीं है, यह एक संसाधन है जो महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक से ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पाठ्य पुस्तक से ही बच्चों में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी, ये नहीं कह सकते हैं। बट पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, ठीक है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्री हैं, मैंने पहले ही कहा आपसे, तो उनमें से एक पाठ्य पुस्तक भी है जिसे हम एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पाठ्य पुस्तक। देखिए 2 पार्ट्स में पाठ्य पुस्तक को डिवाइड किया गया है। 2 गुण होते हैं इसके, एक है बाह्य गुण, एक है आंतरिक गुण। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, बाह्य गुण बाहर से रिलेटेड और आंतरिक गुण बुक के अंदर की चीज़ों से रिलेटेड है ना। तो देखते हैं बाह्य गुण क्या हैं। प्रिंट अच्छा और साफ हो। पाठ्य पुस्तक का जो बाहरी गुण है वो ये है कि जो बुक होगी ना, टेक्स्ट बुक, उसका जो प्रिंट होगा वो अच्छा हो बाहर से और एकदम साफ हो। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आंतरिक गुण क्या होना चाहिए पाठ्य पुस्तक का। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक ढंग से बनी हो। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो चैप्टर्स होंगे
उनमें क्या होगा, वो मनोवैज्ञानिक ढंग से बनी होनी चाहिए, लॉजिकल चीज़ें उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे ने बस पढ़ दिया कहानी की तरह, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को अपना माइंड यूज़ करना पड़े, बच्चे सोच सकें, उनकी थिंकिंग पावर डेवलप हो। ठीक है, इस तरह से हो। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग सरल हो, और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो लैंग्वेज होती है ना, वो ईजी होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे उसको समझ जाएं। ठीक, नेक्स्ट है रुचिकर और मनोरंजक हो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स होंगे वो इस तरह के होने चाहिए, मनोरंजक होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए, जिन्हें पढ़ने में बच्चा इंटरेस्ट ले। ठीक है, और मनोरंजक होनी चाहिए, उन्हें पसंद भी आए, पसंद आने के साथ साथ रुचिकर हो। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए पाठ्य पुस्तक हमने पढ़ लिया जो शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे अन्य जो शिक्षण अधिगम सामग्री हैं पाठ्य पुस्तक से अदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम बाल साहित्य। ठीक है, बाल साहित्य क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, चंपक, चाचा चौधरी, ये बुक्स आती थी ना, तो इनके अंतर्गत क्या क्या होता था, इनमें अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी, चित्र होते थे, याद होगा आप लोगों को। तो ये बाल साहित्य जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का एक हिस्सा है। अब देखिए ये जो बाल साहित्य है इनसे क्या क्या लाभ होते हैं, इनको पढ़ने से क्या क्या लाभ हैं। देखिए सबसे पहला, पढ़ने की आदत का विकास, बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास होता है। ठीक है, दूसरा कल्पनाशीलता बढ़ेगी, इन बाल साहित्य से बच्चों में कल्पनाशीलता भी बढ़ती है। दूसरा रुचि बढ़ेगी, रुचि तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही, क्योंकि इसके अंतर्गत कहानियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे चित्र होते हैं, तो बच्चों को वो पसंद आते हैं ना, और बच्चे उस कहानी को पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए कहा है कि रुचि बढ़ेगी। दूसरा है चिंतन प्रक्रिया बढ़ेगी, चिंतन प्रक्रिया भी बढ़ती है, क्योंकि जब बच्चा स्टोरी पढ़ता है तो वो सोचता है कि अच्छा इस स्टोरी में आगे क्या होना है, आगे क्या होगा, तो वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है और चिंतन प्रक्रिया भी बढ़ती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा को समग्र रूप में देखेंगे। ठीक है, जो लैंग्वेज है उसको समग्र रूप में देखेंगे बच्चे बाल साहित्य के माध्यम से। तो ये हो गई हमारी दूसरा शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, ये हमारा दूसरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया। अब हम थर्ड पढ़ेंगे दृश्य सामग्री। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, दृश्य सामग्री, दृश्य अर्थात देखना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक आता है श्यामपट्ट, बच्चे देखते हैं ना, देखकर सीखते हैं। श्यामपट्ट में टीचर कुछ लिखेंगे और बच्चे उसको देखेंगे। नेक्स्ट है चार्ट, मानचित्र या फोटो, ये भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट है फिल्म स्ट्रिप एंड प्रोजेक्टर, ये भी एक दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट है समाचार पत्र पत्रिकाएं। नेक्स्ट है फ्लेनल बोर्ड एंड वास्तविक पदार्थ। ठीक है, ये सभी क्या हैं, दृश्य सामग्री हैं। अब इनसे क्या लाभ होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री क्या होती हैं, सबसे पहला ऑडियो कैसेट प्लेयर, ये एक श्रव्य सामग्री है। श्रव्य अर्थात सुनना, जिसमें बच्चे सुनकर सीखते हैं, तो इसमें आता है ऑडियो कैसेट प्लेयर। नेक्स्ट है रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर, उसके बाद है ग्रामोफोन। ठीक है, ये सभी श्रव्य सामग्री हैं। इनमें क्या होता है, बच्चे सुन करके चीज़ें सीखते हैं। ठीक, एक दृश्य हो गया, एक श्रव्य हो गया, उसके बाद आता है एक दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, जिसमें बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, देखने के साथ साथ सुन करके चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है वीडियो प्लेयर। नेक्स्ट है टेलीविज़न, आप लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी में क्या होता है, हमको दिखता भी है और सुनते भी हैं, उससे भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्म प्रोजेक्टर, फिर है नाटक, फिर है सिनेमा या चलचित्र। ठीक है, ये सभी क्या हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। अब देखिए हमने पढ़ा दृश्य सामग्री, फिर पढ़ा श्रव्य सामग्री, फिर पढ़ा दृश्य श्रव्य सामग्री। अब इन तीनों से क्या लाभ होता है, इन तीनों के माध्यम से जब बच्चे पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों में सरलता से समझ विकसित होगी। ठीक है,
ऑब्वियसली सरलता से ही समझ विकसित होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, है ना। सुनकर और देखकर चीज़ें सीख रहे हैं, तो बच्चों में सरलता से समझ विकसित होगी। नेक्स्ट है इंद्रियों का अधिक प्रयोग। इंद्रियों का प्रयोग होता है ना देखने में और सुनने में, तो बच्चों में क्या होगा? इंद्रियों का अधिक प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अवधारणाएं अच्छी हो जाती हैं। जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं देखकर और सुनकर सीखने में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूर्ण ध्यान। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। कैसे? कुछ बच्चे देखकर जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे सुन कर के जल्दी सीखते हैं, और कुछ बच्चे देखकर और सुनकर एक साथ दोनों चीज़ें होती हैं तब अच्छी तरह से सीखते हैं। तो इस प्रकार से इंडिविजुअली बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि कौन सा बच्चा किस तरह से सीख रहा है, उसको उसी तरीके से सिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट है सभी प्रकार की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक। ठीक है, हर प्रकार की जो आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सहायक है या सहयोगी है। नेक्स्ट देखेंगे क्रिया सहायक सामग्री। ये भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण अधिगम सामग्री है। इसके द्वारा सीखकर क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहला बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, क्रिया सहायक सामग्री क्या होती है ना, इसमें होता है बच्चा खुद से चीज़ें करता है, एक्टिविटीज़ वो खुद से करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चा एक्टिव होगा। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है, बच्चा खुद से करके सीखता है इसमें। नेक्स्ट है म्यूज़ियम, संग्रहालय, फील्ड ट्रिप आदि में ले जाकर बच्चों द्वारा क्रिया करवाना। वही जो मैंने कहा, बच्चे खुद से क्रिया करते हैं। म्यूज़ियम में ले जाएंगे बच्चों को, संग्रहालय में ले जाएंगे, फील्ड ट्रिप में ले जाएंगे, तो वहाँ पर बच्चे खुद से एक्टिविटीज़ करेंगे और बच्चे एक्टिव होंगे, और ये सबसे अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे सीखेंगे। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में सीखेंगे, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे खुद से वहाँ पर जाकर एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। वास्तविक होगा ही क्योंकि वो आँखों से देखेंगे और खुद से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति। ठीक है, हर बच्चा खुद से एक्टिविटी करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एक्टिविटी करेगा और सारे देखेंगे, ऐसा नहीं है, हर बच्चा एक्टिविटी करेगा, इसीलिए व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति बच्चों को होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसके अंतर्गत आता है भाषा प्रयोगशाला। देखिए इसमें क्या है, बोलने की समस्या में सहायक और भाषा प्रयोग में सहायक। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला में ये चीज़ें होती हैं। बच्चे बोलने की बच्चों के लिए क्या होगा, बोलने की समस्या में सहायक है और भाषा प्रयोग में भी ये सहायक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट है ज्ञान को स्थिर बनाना। जो भी नॉलेज बच्चे ने ली है, जो भी ज्ञान ग्रहण किया है बच्चों ने, उसे स्थिर बनाना। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें वो चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट है कक्षा में नीरसता को समाप्त करना। नीरसता इन द सेंस बोरिंग। ठीक है, क्लासरूम जो है बोरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होंगे, वो भी व्यक्तिगत तौर पर हर बच्चों को। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की हेल्प से जब बच्चे सीखते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे खुद से सक्रिय रहते हैं, खुद से एक्टिव रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास। ठीक है, बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होगा, क्योंकि जो श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, और जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, क्रिया सहायक सामग्री है, यहाँ पर सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं और उनकी ज्ञानेंद्रियों का भी वहाँ पर यूज़ होता है, तो उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा इससे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आत्मनिर्भरता का विकास होता है बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है बच्चों में। ठीक, नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया आसान,
लर्निंग प्रोसेस ईजी हो जाती है शिक्षण अधिगम सामग्री की हेल्प से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता। तो चलिए इसे देखते हैं। भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता का मतलब है कि भाषा शिक्षण क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसे देखेंगे। सबसे पहला है ज्ञानात्मक कारण। ठीक है, ज्ञानवर्धन होगा, मतलब भाषा के माध्यम से बच्चे नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कौशलात्मक कारण। इससे क्या होगा, बच्चों में भाषा कौशल विकसित होंगे। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स जो मैंने आपको करवाई थी ना, वही बच्चों में विकसित होंगी। कौन कौन सी? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हिंदी में बोलेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों जो लैंग्वेज स्किल्स हैं ये बच्चों में डेवलप होंगी। ठीक है, भाषा शिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट है रसात्मकता। देखिए रसात्मकता क्या होती है, कुछ छंद होते हैं, कहानी, कविता, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब होते हैं ना, इनके माध्यम से क्या होता है, रस मिलता है। कहने का मतलब है बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक, नेक्स्ट है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, बच्चे कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नया क्रिएट करेंगे वो, कुछ नया मतलब कविता लिख सकते हैं, कविता गा सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं क्रिएटिविटी के अंतर्गत। तो ये था भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा शिक्षण सहायक सामग्री, या जिसे कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।